हेलो एंड वेलकम बैक टू किरिस कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ प्रैक्टिकल पार्ट हमने किए थे, कुछ आज हम करेंगे, कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस 11th 12th बीकॉम बीबीए ये हमारे इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। अगर किसी को कोई जानकारी इनके लिए चाहिए तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया, कॉन्टेक्ट नंबर, वहां कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की कहानी। लास्ट टाइम हमने कहा कि वो ट्रांजैक्शंस जो दो से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करती हैं। पहले एक अकाउंटिंग इक्वेशन बना लें, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन जो दो से ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट करेंगी। मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल कैश हमारा एक एसेट, एक स्टॉक और एक डेटर्स ले लेता हूं, ठीक है। डेटर कौन होता है? जिससे हमने पैसा लेना है, यानी जिसको हमने उधार में गुड्स बेची है। और यहां पर आपको पता है कैपिटल और लायबिलिटीज होती है, ठीक है जी। तो करवा क्या रहा हूं? वो ट्रांजैक्शन जिसमें दो से ज्यादा आइटम्स पे इफेक्ट आता है, यानी दो से ज्यादा आइटम में चेंजेस आती हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर मान लो कि बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास 1 लाख का कैश, 2 लाख का स्टॉक और डेटर यानी जिनसे मैंने पैसा लेना था वो 50,000 के थे। इसी तरह लायबिलिटीज मेरी 3 लाख की थी और सपोज करो कि मेरी कैपिटल लायबिलिटी भी 50,000 की थी। ये मान लो एक पहले से मैं इक्वेशन मैंने ऐसे लिख ली है। अब एक ट्रांजैक्शन कल मैंने लिखी थी, आज फिर लिखूंगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000। मैंने कैश में गुड्स बेची, 10,000 की गुड्स को मैंने 15,000 में बेचा। अब प्रैक्टिकल पार्ट भी इसका आ सकता है, या सिर्फ ये स्टेटमेंट आएगी और पूछेगा कि इसका इफेक्ट किस किस पे होने वाला है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000। सबसे पहले मैंने गुड्स बेची, गुड्स मतलब स्टॉक, राइट। कैसे बेची? कैश में। इसका मतलब एक इफेक्ट किस पे आने वाला है? कैश पे। और 10,000 की जो गुड्स थी वो मैंने 15,000 में बेची, मतलब हमारा जो प्रॉफिट है वो भी इसमें। क्लियर हो गया? आज कुछ डाउट्स भी बच्चों ने पूछे थे कमेंट बॉक्स में, वो भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले ये इसको कंप्लीट कर लूं। तो 3 चीजों पे इसका जो इफेक्ट है वो आएगा, स्टॉक पे, कैश पे, कैपिटल पे, राइट। सबसे पहले मैंने गुड्स बेची कैश में, 10,000 की चीज 15,000 में। अब मुझे ये देखो, मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? 10,000 और 15,000। 10,000 की चीज 15,000 में अगर बेचोगे तो सीधे सीधे प्रॉफिट 5,000 का है। और लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैपिटल में चेंजेस लाती हैं, यानी कैपिटल को इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं। तो प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करेगा? 10 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 5,000 का। मतलब हमारी कैपिटल 5,000 इंक्रीज हो जाएगी। पहले किस्सा खत्म। दूसरा, कैश। मेरे पास कितना कैश आने वाला है? 10,000 की चीज अगर मैं 15,000 में बेचूंगा तो ऑफ कोर्स 15,000 ही कैश मुझे मिलने वाला है। तो कैश बैलेंस मेरा 15,000 बढ़ जाएगा। कैश का किस्सा भी खत्म। अब बात करते हैं स्टॉक की। जब मैं गुड्स बेचूंगा तो अल्टीमेटली मेरे पास जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अब वैल्यू कौन सी लेनी है, 10,000 या 15,000। तो हमेशा दिमाग में एक चीज बसा के रखो कि आप कोई भी गुड्स, या कोई भी गुड्स ही नहीं, कोई एसेट्स, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी भी बेचो, तो कोई भी चीज बेचो, हमेशा जो चीज बेच रहे हो उसकी कॉस्ट माइनस करनी है, चाहे वो प्रॉफिट में बेचो चाहे लॉस में बेचो। तो कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो गुड्स में से हमेशा उसकी कॉस्ट ही माइनस होगी। नॉट ओनली गुड्स, अगर आप कोई मशीन बेच रहे हो तो उसमें से भी उसकी कॉस्ट ही माइनस करनी है, चाहे आप प्रॉफिट में बेचो चाहे लॉस पे। तो स्टॉक में भी एडजस्टमेंट हो गई। अब आप इसका अगर टोटल करके देखोगे तो 1,15,000 प्लस 1,90,000 1,90,000 प्लस डेटर में नो चेंज 50,000, ये 3,05,000 प्लस 55,000। अगर आप इन सब का टोटल करोगे, इसका और इसका, दोनों आपको बराबर दिखेंगे।
एक हो गई ये, तो ये वो चीज थी, ये आपकी न्यू इक्वेशन है। खैर आपको ये पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी नहीं है, ठीक है, एक ये हो गई। अच्छा एक और समझ लेते हैं इसी तरह से, अगर मैं ये लिखूं कि सोल्ड फॉर 10,000 की गुड्स को मैंने बेचा 6,000 में, इसका मतलब लॉस में बेचा। अगेन 3 जगहों पे हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है, कहां कहां, स्टॉक, कैश और कैपिटल। सबसे पहले 10,000 की चीज अगर आपने 6,000 में बेची, ठीक है, यहां पर सिंपल लिख सकते हो आप सोल्ड गुड्स। वैसे ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट तो आपको आने के चांसेस बहुत कम, और आया भी तो इस तरह से पूरा फॉर्मेट आपको नहीं बताना। अब है कि 10,000 की चीज अपने 6,000 में बेची, सबसे पहले हमें कितना नुकसान हुआ, 4,000 का। तो प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, लॉस है तो माइनस कर लेते हैं। कैपिटल का किस्सा हो गया खत्म, ठीक है। कैश कितना आया, 10,000 की चीज अगर आपने 6,000 में बेची तो ऑफकोर्स आपके पास 6,000 का कैश ही आने वाला है, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 6,000। अब आते हैं स्टॉक पे, कैश का किस्सा भी खत्म हो गया, अब आ गए स्टॉक पे। अब स्टॉक में से क्या माइनस करना है, स्टॉक में से मैंने पहले भी बताया, अभी बताया, हमेशा याद रखना कॉस्ट माइनस करनी है, और कॉस्ट कितनी है, 10,000 की। या माइनस कर लोगे और फिर से टोटल करके देखो, 1,21,000 प्लस 190 में से 10 माइनस कर लो तो 1,80,000 प्लस ये सेम रहा डेटर्स 50,000, ये हो गया 3,01,000 और 55 लिखा था, ये 50,000 है, ठीक है। बस हो गई हमारी इक्वेशन। चलिए एक और लिखते हैं ट्रांजैक्शन, मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जगह कुछ और लिखूंगा अब। पेड टू क्रेडिटर ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। एक क्रेडिटर था, यानी जिसको मैंने पैसा देना था, उसको मैंने 19,000 दिया और सेटलमेंट कितने की हो गई, 20,000 की। मतलब असल में मैंने उसको 20,000 देना था, लेकिन उसने मुझसे 19,000 ही लिया और 19,000 में पूरी सेटलमेंट हो गई। मतलब ये कि जो 1,000 यहां पे दिख रहा है, 20 और 19 का डिफरेंस 1,000, वो मेरे लिए एक डिस्काउंट हो गया, यानी मुझे डिस्काउंट मिल गया, वो मेरे लिए एक इनकम है। अब इसका इफेक्ट कहां कहां आने वाला है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, तो एक इफेक्ट इसका किस पे आएगा, लायबिलिटी पे। अब आप पेमेंट भी कर रहे हो तो पेमेंट कैश की फॉर्म में करोगे या चेक की फॉर्म में, तो लिखा नहीं है तो कैश की फॉर्म में रहेगी। और तीसरी चीज डिस्काउंट, मैंने किसी का 20,000 देना था लेकिन उसने मुझसे 19,000 ही लिया, इसका मतलब 1,000 मुझे बचा, वो मेरे लिए डिस्काउंट है, और डिस्काउंट अगर मुझे बचा तो मेरे लिए इनकम है। और इनकम कहां आती है, उसके एडजस्टमेंट कहां करते हैं, इनकम एक्सपेंस का अलग से कहीं कोई अकाउंट बनाते नहीं है, सीधा कैपिटल में उसके एडजस्टमेंट कर देती है, तो यहां पर कैपिटल में उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। क्लियर है। सबसे पहले 20,000 मुझे देना था लेकिन दिया मैंने 19, तो मेरे पास कितना पैसा एज ए डिस्काउंट बच गया, 1,000, तो वो मेरी इनकम है, तो मेरी कैपिटल 1,000 यहां बढ़ जाएगी। कैपिटल का किस्सा खत्म। अच्छा कैश पे की मैंने, पेड किया ना, इसका मतलब कैश मेरा घट जाएगा, कितनी, जितनी पेमेंट करूंगा, कितनी पेमेंट की, 19,000, तो कैश मेरा 19,000 कम हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं लायबिलिटी पे, इसकी भी किस्सा खत्म। मेरी लायबिलिटी कितनी कम हुई, 19,000 या 20,000। तो यहां पर याद रखो कि अगर किसी को मैंने 20,000 देना था और उसने 19,000 में पूरी सेटलमेंट कर दी, मतलब बाकी का 1,000 मुझे उसको अब पे नहीं करना, वो मेरे लिए एज ए इनकम है, मेरे लिए डिस्काउंट है। तो जो फुल सेटलमेंट हुई वो तो पूरी 20,000 की मैं यहां दिखाऊंगा, 19,000 की नहीं दिखाऊंगा। क्यों, क्योंकि जो 1,000 उस पर्सन ने छोड़ा उसे अब मुझे वापस नहीं करना, वो मेरे लिए एक डिस्काउंट हो गया। तो यहां पर मैं पूरा 20,000 ही यहां से माइनस करूंगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट 20,000 की थी, 1,000 तो मुझे डिस्काउंट मिला है, वो मुझे अब पे नहीं करना। टोटल करके देखोगे आपको दोनों साइड्स बराबर दिखेंगी, मैं नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत नहीं है, आपको बेसिक समझना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी सेटलमेंट कर लेनी है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं फिर से अपनी मर्जी से कुछ फिगर्स लिख रहा हूं, स्टॉक, यहां पर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है।
अब वही मान के चलते हैं कि सपोज 2 लाख का मेरे पास कैश है, 3 लाख का स्टॉक है, राइट, कैपिटल मेरी 4 लाख की है, लाइबिलिटी मेरी 1 लाख की है। तो इस तरह से मैं एक स्टार्टिंग में एक फिगर बना लेता हूँ, इक्वेशन बना लेता हूँ, बाद में इसी में एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब पहले हम एक्सपेंस की बात करेंगे। देखो एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस मतलब खर्चे। एक एक्सपेंस वो हो गया जो हमने पे कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने रेंट पे किया, रेंट पेड, मैंने रेंट पे किया 20,000 का। अब किसी सर्विस के बदले में अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो वो आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंस की ट्रीटमेंट मैंने लास्ट सेशन में बताया था, जितने भी एक्सपेंस हैं एक तो वो कैपिटल में से कटेंगे, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं, इनकम कैपिटल में ऐड हो जाती है। तो 20,000 सपोज करो मैंने रेंट दिया, लेकिन किस फॉर्म में दिया होगा, कैश की फॉर्म में दिया होगा, तो मैं कैश भी यहां से कम कर लूंगा। कितना हो गया 1,80,000 प्लस 3 लाख यानी 4,80,000, और यहां पे भी 3,80,000 प्लस 1 लाख। ठीक है, तो सिंपल, आपने कोई पेमेंट की कैश से तो कैश आपका कम हो जाएगा, साथ ही कैपिटल कम हो जाएगी। चेक से पेमेंट की तो आपका बैंक कॉलम एक बना होगा, यहां पे भी नहीं है लेकिन बना होगा, तो बैंक में से आपने उतना अमाउंट माइनस कर लेना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया जो खर्चा मैंने पे कर दिया। अब मान लो इसकी जगह हो कि रेंट आउटस्टैंडिंग। अब रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब वो रेंट, वो किराया जो ड्यू हो गया लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब जिसकी आपने पेमेंट नहीं की। तो इसकी क्या एडजस्टमेंट करेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग, देखो रेंट पे कर दिया तब भी वो एक्सपेंस था, पे नहीं किया तब भी वो एक्सपेंस है। आपको याद होगा एक्रूअल अजम्पशन कि जो एक्सपेंस आपका है, अगर आपने वो सर्विस ले ली है, वेदर पेड और नॉट विल रिमेन योर एक्सपेंस, वो आप उसी जो ईयर है उसी में उसको रिकॉर्ड करोगे। तो ये जो रेंट जो कि आपने बिल्डिंग यूज कर ली होगी, अभी आउटस्टैंडिंग है, तो रहेगा तो आपका एक्सपेंस ही। तो एक्सपेंस हम कहां से माइनस करते हैं? कैपिटल में से। तो सपोज करो कि 10,000 का रेंट था जो अभी तक आपने नहीं दिया। अब नहीं दिया तो मैं कैश में से माइनस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कैश मैंने अगर पेमेंट नहीं की तो मैं कैश में से माइनस भी नहीं करूंगा। तो कोई भी खर्चा, एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज ए लायबिलिटी, चाहे वो रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, कोई भी है, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस अगर आपका आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है, तो मैं यहां से माइनस नहीं करूंगा। अगर मैंने नहीं दिया तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो मैं यहां इसको ऐड कर दूंगा। तो रेंट आउटस्टैंडिंग का आपको ये एडजस्टमेंट देनी है। कहां कहां? एक कैपिटल में ऐड हो जाएगा, दूसरा आपकी एक लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल में ऐड नहीं, सॉरी कैपिटल में माइनस हो जाएगा। 3,70,000 और यहां पे 1,10,000। अच्छा, ये हो गया रेंट जो दे दिया, ये हो गया जो आउटस्टैंडिंग था। अब मान लो प्रीपेड रेंट, ऐसा रेंट जो आपने एडवांस दिया हुआ है, ऐसा रेंट जो आपने एडवांस दिया। सपोज करो आपने 20,000 का रेंट एडवांस दिया, तो मैं यहां से 20,000 माइनस कर दूंगा, क्योंकि रेंट तो पेमेंट तो की, लेकिन ये एडवांस पेमेंट है, ये अभी मेरा एक्सपेंस नहीं है। कोई भी एडवांस पेमेंट, किसी भी एक्सपेंस की आप अगर एडवांस पेमेंट कर देते हो तो जब तक आप वो सर्विस लेते नहीं तब तक वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि ये कभी भी आप वापस ले सकते हो, क्योंकि अभी आपने सर्विस नहीं ली। तो मान लो कि मैंने अगले साल का रेंट इसी साल पे कर दिया, तो ये रेंट यहां से कैश में से तो कटेगा क्योंकि पेमेंट कर दी, लेकिन अभी ये मेरा क्या है? एसेट है। तो मैं एक अलग से इसका अकाउंट यहां ओपन कर लूंगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट, और उसके नीचे इसको मैं दिखा दूंगा कि मेरे 20,000 का एक एसेट क्रिएट हो गया। क्यों एसेट है? क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट की है, अभी इसकी सर्विस नहीं ली, आप कभी भी ये पेमेंट वापस ले सकते हो। तो जब तक आप वो सर्विस नहीं लेते तब तक वो एक्सपेंस है। और सर्विस लेने के बाद मान लो आपने जो बिल्डिंग का रेंट एडवांस दिया था, वो बिल्डिंग आपने यूज भी कर ली, तब ये जो एडवांस प्रीपेड रेंट जो आपका एसेट है बन जाएगा आपका एक्सपेंस। जब तक आप सर्विस नहीं लेते ये एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी है, और अगर एडवांस में पे किया है तो एसेट है। आई होप ये क्लियर है। अब बात करते हैं इनकम्स की। ठीक है, ये तो एक्सपेंस की बात की, वो एक्सपेंस जो आपने पे किया, वो एक्सपेंस जो आपका आउटस्टैंडिंग है, और वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस पे कर दिया। अब इसी तरह इनकम्स की बात करते हैं। ये मैं सारा रब कर देता हूं, इसी में एडजस्ट करेंगे। अब इनकम्स में एक इनकम वो हो गई जो आपको रिसीव हो गई। फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड कमीशन, मुझे कमीशन मिली। ठीक है, मुझे क्या मिली? कमीशन मिली। सपोज करो कि मुझे 20,000 की कमीशन मिली, तो कमीशन किस फॉर्म में मिलेगी? कैश की फॉर्म में या चेक की फॉर्म में? नहीं लिखा तो कैश की फॉर्म में 20,000। और मैंने आपको पहले बताया एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस होंगे, लेकिन इनकम क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी।
तो अगर मान लो आपको एमसीक्यू ये आ गया कि रिसीव्ड कमीशन इट विल हैव एन इफेक्ट ऑन, इसका इफेक्ट किस पे होगा, तो कैश और कैपिटल में। और क्या इफेक्ट होने वाला है, कैश में भी ऐड और कैपिटल में भी ऐड, क्योंकि कैश बढ़ेगा और कैपिटल जो है हमारी इनकम या प्रॉफिट से हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी। तो आपने ये एडजस्टमेंट करके दिखा देनी है। तो 2,20,000 प्लस 3 लाख, 4,20,000 प्लस 1 लाख। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी जगह मैं लिखूं एक्रूअड कमीशन। एक्रूअड कमीशन ऐसी कमीशन जो ड्यू हो गई है लेकिन आपको मिली नहीं है, जो ड्यू हो गई लेकिन आपको मिली नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि इनकम मिल गई तो भी आपके लिए इनकम है, और अगर ड्यू है तब भी आपके लिए इनकम है। तो इफेक्ट तो इसका कैपिटल में आना ही आना है। सपोज करो 30,000 है, तो कैपिटल में तो मैं इसको ऐड कर लूंगा, लेकिन अब क्योंकि मुझे कैश मिला नहीं है तो मेरा एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा। किस नाम से, किस नाम से, वो होगा, एक मिनट, वो होगा एक्रूअड कमीशन के नाम से, क्योंकि आपका एसेट है। तो इस नाम से मेरा एक अकाउंट और ओपन हो जाएगा, वहां पे मैं लिख दूंगा प्लस 30,000। कैश मिल जाता तो मैं यहां लिख देता जैसे पहले केस में लिखा। नहीं मिला तो जो भी इनकम आपको फ्यूचर में मिलने वाली है, रिसीवेबल है, फ्यूचर में मिलने वाली है, वो आपके लिए एक एसेट है, तो उस एसेट का अलग से एक अकाउंट ओपन हो जाता, जिसका नाम रख देते हैं एक्रूड कमीशन अकाउंट, या एक्रूड जो भी इनकम होगी उसका नाम। क्लियर हो गया। तो फिर से इसको टोटल करके देखो तो आपको दोनों साइड बराबर दिखेंगी। 2,20,000 प्लस 3 लाख प्लस 30,000 इज इक्वल टू 4,50,000 प्लस 1 लाख। अच्छा, अब आ गया, मान लो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें एडवांस में कमीशन मिली, तो मैंने आपको पहले बताया था कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस मिल जाती है जिसकी सर्विस आपने फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है, वो आपके लिए एक लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि आपने तो पैसा ले लिया लेकिन अभी सर्विस देनी है, तो लायबिलिटी है। तो अगर मान लो आपको 10,000 की कमीशन एडवांस मिली, तो मैं कमीशन तो मिल रही है भाई, कैश तो आपके पास आ रहा है, यहां तो रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्योंकि वो एडवांस है, वो आपकी इनकम नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ने यही कहा था कि आप अपनी इनकम को कब तब एज एन इनकम रिकॉर्ड करोगे जब आप अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो खत्म करोगे। तो अभी आपको सिर्फ पैसा मिला है एडवांस, अभी आपकी ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हुई। जब तक नहीं खत्म होती वो आपके लिए लायबिलिटी है, तो मैं उसको यहां पर ऐड कर दूंगा एज ए लायबिलिटी, क्योंकि अभी ये मेरी इनकम नहीं है। हाँ, जब मैं जो कमीशन मैंने रिसीव की, जिस पर्पस के लिए भी रिसीव की होगी, जब मैं वो सर्विस उनको दे दूंगा तब ये मेरी लायबिलिटी नहीं रहेगी, तब ये मेरी क्या बन जाएगी, इनकम। जब तक मैं सर्विस नहीं देता मेरे लिए एक ऊपर कर्ज है, क्योंकि मुझे अभी एक सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे इसकी एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ, जस्ट ए सेकेंड। अब दो चीजें रह गई जिसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन आता है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलिए जी, वैल्यू में यही ले लेता हूं। मान लो प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो है वो सिर्फ कैपिटल में ही एडजस्ट होगा। एक बार उसको हम माइनस कर लेंगे। सपोज 10,000 कैपिटल पे इंटरेस्ट है, एक बार हम माइनस कर लेंगे। क्यों? राम ने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और राम ने बिजनेस के लिए कैपिटल लगा दी, सपोज करो कि 1 लाख, और इसका 10% हमने इसको इंटरेस्ट देना है। तो अगर आप बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये 10,000 सोचो, जो कि बिजनेस राम को देगा एज एन इंटरेस्ट, क्योंकि उसने कैपिटल लगाई है, कैपिटल के बदले में कुछ उसको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर सोचोगे तो ये जो 10,000 दिया जा रहा है इंटरेस्ट, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आपके कैपिटल में से कटेंगे, तो इसलिए इसको यहां से माइनस कर दिया। लेकिन जो इंटरेस्ट कैपिटल का है, वो जो ओनर है वो कभी कैश में लेता नहीं है, वो वापिस उसकी कैपिटल में ही ऐड हो जाता है। कैपिटल यहां से माइनस क्यों हुआ? क्योंकि एक्सपेंस था। और ऐड क्यों कर देना है? क्योंकि ओनर वो इंटरेस्ट कभी कैश में लेता नहीं है, तो वापिस से फिर क्या हो जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो एक बार इसने आपको इसको आपने क्या किया, माइनस किया। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये आपके लिए बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस था, लेकिन ये जो कैपिटल का इंटरेस्ट है ओनर लेता नहीं है कैश में,
तो ये वापिस क्या होगा, ये वापिस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहां से प्लस भी कर देना है। क्लियर हो गया? ये हो गया इंटरेस्ट एंड कैपिटल की एडजस्टमेंट कि एक बार आपने इसको माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना? लॉजिक क्या है कि बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है जो ओनर को उसने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, और प्लस क्यों कर देना है? क्योंकि ये वापिस से दोबारा कैपिटल में ऐड हो जाता है, ओनर उसको कैश में नहीं लेता। इसी तरह ये एडजस्टमेंट करने के बाद चलो जी 2 लाख प्लस 3 लाख, फिगर तो वही रहेंगी, ये 4 लाख ही रहेगा प्लस 1 लाख। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ये राम जो है अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकालता है तो इसको कहते हैं ड्राइंग्स। तो जो भी ओनर होगा उस ड्राइंग्स पे कई बार उससे इंटरेस्ट लिया जाता है कि भाई आप जो पैसा विड्रॉ कर रहे हो इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मान लो 10,000 की बात करते हैं कि वो 10,000 इंटरेस्ट राम ने बिजनेस को देना है, तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड कर लेंगे। क्यों? राम ने ड्राइंग्स की थी, उसने बिजनेस को ये इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो क्यों ऐड कर लेना है? क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है। लेकिन यहां पर भी वही कहानी है कि ओनर जो है इंटरेस्ट जो ड्राइंग का है कभी कैश में नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कैपिटल लगी हुई है, तो सीधा कहेगा भाई मेरी कैपिटल में से ही माइनस कर लो। तो इसलिए इसको एक बार यहां से माइनस भी करना पड़ेगा। ऐड क्यों किया? क्योंकि ओनर ने जो इंटरेस्ट देना है बिजनेस के लिए इनकम है। और माइनस क्यों किया? क्योंकि ओनर कैश में उसको पेमेंट नहीं करेगा, वो कहेगा भाई मेरी कैपिटल में से काट लो, तो काट लिया माइनस करके। तो इसलिए इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस हमें करके दिखाना पड़ेगा। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए, तो जो कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों की क्वेरीज थी, किसी ने पूछा था कि सर एसेट्स और कैपिटल में क्या फर्क है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जो पैसा या रिसोर्सिस हम किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाएं वही कैपिटल है। मान लो मैंने बिजनेस शुरू किया और मैंने कैश और मशीनरी 2 चीजें लगाई, कैश 2 लाख और मशीनरी की वैल्यू 4 लाख, तो ये मेरी कैपिटल है। डुअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है 6 लाख। मैं ये कह सकता हूं कि 6 लाख मैंने बिजनेस में लगाया है, और वो 6 लाख जो एसेट्स की फॉर्म में लगाया है उसमें 2 लाख कैश और 4 लाख की मशीनरी, यानी एक फिजिकल फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 लाख मैंने बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है, दैट इज कैपिटल, जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं है। फिजिकल वैल्यू किसकी है? जो 6 लाख इन 2 एसेट्स में डिवाइड हो चुका है, जिसमें कैश 2 लाख, इसकी एक फिजिकल वैल्यू है, मशीन ये भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, तो इनकी एक फिजिकल वैल्यू है। ये जो फिजिकल वैल्यू है इसी का टोटल हमारा क्या है? कैपिटल। तो याद रखो डुअलिटी कंसेप्ट में क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो अगर वो कहीं डेबिट होती है तो कहीं ना क्रेडिट होती है, लेकिन जो भी होगा डेबिट या क्रेडिट इक्वल अमाउंट से होगा। इसलिए कभी भी अगर यहां चेंजेस आएंगी, उन चेंजेस का नेट रिजल्ट क्या होगा? या तो इधर भी चेंजेस आएंगी या सिर्फ एसेट साइड में चेंजेस आएंगी। एक चीज माइनस हो जाएगी 10,000, एक चीज प्लस हो जाएगी। यह हो सकता है यहां से भी माइनस हो, यहां से भी माइनस हो सकता है यहां पे भी प्लस हो, यहां पे भी प्लस हो, लेकिन जो भी चेंजेस आएंगी दोनों तरफ से आएंगी। तो अगर मान लो आप कैपिटल में से 5,000 रेंट देते हो, तो ये कैपिटल कहां से बनी है भाई? कैश और मशीनरी से बनी है ना। तो अल्टीमेटली 5,000 यहां से जो कैश गया, इस 6 लाख में 2 लाख का ये कैश भी था, तो यहां से भी जाएगा। तो दोनों सेट्स में इसका इफेक्ट आएगा, यानी 2 आइटम इफेक्ट होंगी। अभी आज तो हमने ये भी किया कि 2 से ज्यादा आइटम भी इफेक्ट हुई, 3 भी हुई, तो दोनों तरफ इसका इफेक्ट जाने वाला है। वो इफेक्ट इस तरह से होगा कि दोनों सेट्स का जब हम नेट टोटल करेंगे तो दोनों सेट्स हमें बराबर दिखेंगी। चलिए दोस्तों, अब कुछ इसके एमसीक्यूज हैं, देख लेते हैं। वो एमसीक्यूज निकालने पड़ेंगे मुझे पहले। चलिए जी, ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, मिल गए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो करेक्ट है? एसेट्स प्लस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? हमारी इक्वेशन क्या है? हमारी इक्वेशन है एसेट्स, किसी बच्चे ने कहा था सर कलर भी चेंज करो, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, इसी को इंटरचेंज करके हम अपना आंसर देखते हैं। एसेट्स प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स और कैपिटल का टोटल लायबिलिटी होता है? बिल्कुल नहीं।
एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स में से अगर हम लाइबिलिटीज माइनस करें तो क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, बिल्कुल सही। सो बी इज द राइट आंसर। मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन इज आर, मेन एलिमेंट क्या है अकाउंटिंग क्वेश्चन के, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, कैश, स्टॉक एंड डेटर्स या बैंक, इन्वेस्टमेंट एंड बिल रिसीवेबल। तो जो मेन एलिमेंट है, इन तीन हिस्सों में पूरी अकाउंटिंग क्वेश्चन को बांटा गया, वो मेन एलिमेंट है एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल विल रिड्यूस बाय, हमारी कैपिटल कब कम होती है, मैंने कल के सेशन में भी बताया था, आज के सेशन में भी थोड़ा बहुत बताया। कैपिटल कब कम होती है, परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट, नहीं, इससे कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं तो हमारा स्टॉक जो है, गुड्स यानी स्टॉक बढ़ जाता है और यहां से लाइबिलिटी बढ़ जाती है। सेलिंग द गुड्स फॉर कैश, जब हमने गुड्स कैश में बेची, हमारा कैश बढ़ जाएगा और हमारा स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। फर्नीचर यूज फॉर पर्सनल यूज, अगर आपने कोई भी एसेट पर्सनल यूज के लिए यूज किया तो इसका मतलब ये ड्राइंग्स हैं और ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर देती है। सो सी इज द राइट आंसर। डी क्या, टाइपराइटर परचेज फॉर ऑफिस, अगर हमने ऑफिस के लिए टाइपराइटर खरीदा तो कैश हमारा कम हो जाएगा और टाइपराइटर यानी एक एसेट बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका क्या है, सी। चलिए नेक्स्ट पे, रेवेन्यू विल इंक्रीज बाय, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम हमारी जो है, रेवेन्यू मतलब इनकम कब इंक्रीज होती है, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, रेंट पेड, अगर एसेट कैश में खरीदेंगे तो उल्टा हमारा तो ये तो खर्चा है, एक्सपेंस है, यानी हमारे एक्सपेंस हैं तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी। रेंट पेड, रेंट पे से भी हमारी रेवेन्यू डिक्रीज होगी। सेलिंग गुड्स ऑन प्रॉफिट, जब गुड्स को हम प्रॉफिट में बेचेंगे तब हमारा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होगा या हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। सी इज द राइट आंसर। कैपिटल इंक्रीजेस बाय, कैपिटल कब इंक्रीज होती है, मैंने रीजन बताए थे लास्ट सेशन में, रेंट रिसीव्ड, सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ऑल ऑफ दिस। तो कैपिटल कब इंक्रीज होती है, जब आपको कोई इनकम हो, करंट रिसीव आपकी इनकम है इससे भी होगी। सेलिंग गुड्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट से भी इंक्रीज होती है, एडिशनल कैपिटल लगाने से भी होती है। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सेल ऑफ फिक्स एसेट फॉर कैश वुड, अगर हमने फिक्स एसेट कैश में बेचे तो इससे क्या होगा, रिड्यूस करंट एंड फिक्स एसेट, यानी करंट और फिक्स एसेट दोनों कम हो जाएंगे। कीप करंट एंड फिक्स एसेट अनचेंज, करंट एसेट फिक्स एसेट अनचेंज रहेंगे। इंक्रीज करंट एसेट्स एंड डिक्रीज फिक्स एसेट, हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज होंगे और फिक्स एसेट डिक्रीज होंगे। रिड्यूस करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगे। देखिए अगर हम फिक्स एसेट बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, कैश हमारा क्या है, करंट एसेट्स, ठीक है। और फिक्स एसेट बेचा तो फिक्स एसेट हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज करंट एसेट्स, हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो गए क्योंकि कैश हमारा करंट एसेट है, एंड डिक्रीज फिक्स एसेट, हमारे फिक्स एसेट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमने बेचा तो एसेट्स हमारे फिक्स एसेट्स कम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट सेशन में नया टॉपिक लेंगे हम, अगले सेशन में ही देखेंगे कौन सा टॉपिक लेना है, मे बी शायद वोचर या कुछ और देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।